गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड पर। डिविडेंड जो कि हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड जैसे कि आप जानते हैं, हम जब भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, और उसमें जो हमें प्रॉफिट दिया जाता है कंपनी के द्वारा, एज उसे डिविडेंड कहा जाता है। और वो डिविडेंड जो है आपको कैश की फॉर्म में भी मिल सकता है या शेयर्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। इट मे बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, ठीक है। और कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से आपको ये डिविडेंड की इनकम उपलब्ध करवाती है। तो वो प्रॉफिट्स अब टैक्सेबल हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिस पर हमें फोकस करना होगा। तो डिविडेंड जो है वो कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब एक तरह से प्रॉफिट्स इकट्ठे जो करते चले जाते हैं, दैट इज़ एक्यूमुलेशन, राइट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एक्सटेंट, उसकी लिमिट तक ही डिविडेंड दे सकती है। और वो किस किस फॉर्म में, वो किस किस तरीके से, मतलब किस किस कंडीशन में दे सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे ही मिलना है, लेकिन विच एंटेल्स द रिलीज ऑफ ऑल और एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली ये एसेट्स की फॉर्म में मिल सकता है, जो कि एसेट्स को रिलीज़ करके, राइट। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डिवेंचर्स रिलीज़ करके, राइट। डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स आपको देकर, बोनस शेयर्स आपको देकर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया जा सकता है। इवन बात ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करेंगे, हम तो हर तरह के शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। डिविडेंड तो सभी तरह के शेयर होल्डर को मिलता है, इक्विटी को भी एंड प्रेफरेंस को भी। तो डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स या बोनस शेयर्स वगैरह देकर आप डिविडेंड दे सकते हैं। फिर है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है जब लिक्विडेट होती है कंपनी। And then any distribution on the reduction of its capital। मैं एक बार फिर से मैं आपको ऊपर लेके जा रही हूँ एक लाइन पे, ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएं कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रही हूँ या जो पेमेंट्स मैं बता रही हूँ जो कंपनी करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उन्हें डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। याद रखिए, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की सीमा तक ही आप डिविडेंड देंगे। और वो क्या क्या हैं, ABC 3 चीज़ें हो गई हमारी। चौथी पे आ जाते हैं एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। जब कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होती है उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको भी हम डिविडेंड की फॉर्म में ले सकते हैं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज, एंड कोई भी पेमेंट अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब जिसके लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, वो किसी भी एडवांस या लोन की फॉर्म में अगर ऐसे शेयर होल्डर को कोई पैसा देती है, फिर से ध्यान से सुनिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर कोई पेमेंट एडवांस या लोन की फॉर्म में किसी शेयर होल्डर को देती है, ठीक है, जो कि उस कंपनी का बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का, ऑब्वियसली, जिसके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं, या फिर वो किसी ऐसी कंसर्न का शेयर होल्डर, ऐसी कंसर्न मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें वो शेयर होल्डर मेंबर है और पार्टनर है, तो उस कंसर्न को आप एडवांस या लोन दे रहे हो, या इस शेयर होल्डर को डायरेक्टली आप एडवांस या लोन दे रहे हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। बशर्ते, यानी कंडीशन ये है कि इस तरीके का एडवांस या लोन देना कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये ध्यान में रखना। अगर ट्रेड एडवांस दिया गया है ना शेयर होल्डर को या कंसर्न को, जिसको मैं अभी बता रही थी, आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से अगर कोई एडवांस या लोन ऐसे शेयर होल्डर को, या शेयर होल्डर जिस फर्म का मेंबर है, जिस कंपनी में शेयर होल्डर है, किसी और में भी हो सकता है ना, तो उसको अगर आप इसलिए दे रहे हो कि ये आपका बिजनेस है, तो ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ये ध्यान में रखिए। इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं कहेंगे। इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड और ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, राइट। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और आगे भी एक सबसेक्शन है E, इसके अंतर्गत ये सारे डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड कहलाए जाते हैं, ओके। अब आ रहे हैं डिविडेंड में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है।
डिविडेंड में इंक्लूड क्या नहीं होता, एक तो मैं इस पॉइंट नंबर 3 को ही पहले कैच कर लेती हूँ, कोई भी एडवांस या लोन जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है या उस कंसर्न को देती है, लेकिन अगर वो इसलिए दे रही है कि ये उसका बिजनेस है तो ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा। फिर हम जैसे पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं कि ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो लिक्विडेशन के समय कंपनी ने दिया है या कंपनी की कैपिटल रिड्यूस करके दिया है और ऐसे शेयर होल्डर को दिया है जिन शेयर होल्डर को डिविडेंड में पार्टिसिपेशन का राइट नहीं है। कौन से डिविडेंड में? जब लिक्विडेट होती है ना कंपनी। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कई तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेटिव होते हैं। पार्टिसिपेटिव उनको बोलते हैं जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस समय जब कंपनी के पास जो बैलेंस प्रॉफिट्स का बचता है उसमें पहला हिस्सा जो है वो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप ऐसे शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोई कैपिटल रिड्यूस करते के समय कर रहे हो, कोई लिक्विडेशन के समय दे रहे हो, लेकिन वो शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिव है ही नहीं। इसका मतलब अगर पार्टिसिपेटिव नहीं है तो आप डिविडेंड की फॉर्म में उनको दे ही नहीं रहे हो, तो वो अमाउंट डिविडेंड नहीं कहलाएगा, राइट। फिर उसके अलावा एक पॉइंट मैंने कट किया इसमें। 4th पॉइंट में आ जाते हैं, कोई भी डिविडेंड कंपनी के द्वारा जो पे किया जाता है, अगर आप मान लीजिए आप आज आपको 5,000 रुपये का डिविडेंड मिला है, लेकिन मिला नहीं है 5,000 का डिविडेंड, मतलब एक तरह से मान लिया और कंपनी ने पे मान लिया, लेकिन मान कैसे लिया का मतलब कि आपने पहले कोई कंपनी से उधार ले रखा है 10,000 रुपये का, तो कंपनी ने कहा जी ये 5,000 आपके एडजस्ट हो गए। तो कहने का मतलब होता है कि डिविडेंड की एडजस्टमेंट उसने प्रीवियसली पेड लोन या एडवांस के साथ कर दी, और वो जो लोन या ये सब देना जो है वो इसका जो ये देखिए यहाँ पे जो है वो फिर डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यानी फिर से दोबारा देख रहे हैं, एनी डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज़ सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट करना बाय द कंपनी अगेंस्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी सम। आपने कोई पैसा पहले से उनको दिया है, प्रीवियसली पेड बाय इट पहले दिया है एज एडवांस और लोन रेफर टू अबव इन क्लॉज ई। अगर आप डिविडेंड के एडजस्टमेंट उस पहले दिए गए लोन या एडवांस के साथ करके दिखा रहे हो तो इस डिविडेंड को डिविडेंड नहीं माना जाएगा, मतलब ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ पेमेंट मेड बाय ए कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। अगर ये कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज करती है और जो पेमेंट शेयर होल्डर को देती है वो डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं आता। फिर है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एनी डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो शेयर्स का है, डीमर्जर के समय हुआ है, रिजल्टिंग जब दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, जो रिजल्टिंग कंपनी होती है, उसके केस में जब शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है वो डिविडेंड का पार्ट नहीं होता है, चाहे वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल में से ही क्यों ना हो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल करके ही क्यों ना हो, राइट, उस समय ये सिचुएशन भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें डिविडेंड नहीं कहलाएगा, हालांकि लगेगा कि डिविडेंड है बट होगा नहीं। नेक्स्ट इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये बार बार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब समझते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है वो सारे प्रॉफिट्स, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब तक के प्रॉफिट, लेकिन उसमें वो कैपिटल गेन शामिल नहीं करना है। कंपनी को भी तो कैपिटल गेन होता है ना, तो कंपनी का कैपिटल गेन शामिल नहीं करना है जो 1/4/46 यानी कि 1 4 1946 से लेकर 31 मार्च 1948 के बीच का है, और फिर 1 4 1956 के बाद पहले का है। कहने का मतलब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, फिर से बता रही हूँ। अप्रैल 46 से तो पहले का हो गया, और 31 मार्च 48 और 56 के बीच का है। 2 डेट्स उसने दे रखी हैं, 3 डेट्स दे रखी हैं, एक तो 46 से पहले का कैपिटल गेन और एक 48 और 56 के बीच का कैपिटल गेन। ये ऐड नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूशन तक, बाकी कुछ भी ऐड कर सकते हो, और वो सारा जो है प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल रहेगा, और इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी कंपनी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, कंपल्सरी टेक ओवर जैसे कर लेती है सरकार, राइट, तो उस केस में क्या होता है कि जिस समय टेक ओवर हुआ है ना, उससे ठीक पिछले 3 साल को ले लो, और 3 साल से पहले के जो है ना हमारे प्रॉफिट्स, उनको नहीं ऐड करना, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं कहलाएंगे। यानी प्रायर का मतलब पहले 3 सक्सेसिव ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग,
इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल लिक्विडेशन हुआ है ना और कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, उससे पिछले 3 साल ले लो, वो वाले मतलब 3 साल के तो प्रॉफिट्स लेने हैं, 3 साल पहले के प्रॉफिट्स नहीं लेने हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रखा है। अगर एक कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है हमारी 30 सितंबर 19 को, ठीक है, तो इसका कंसर्न ईयर हो गया मेरा 1920 से पिछले 3 साल देखो 18-19, 17-18 और 16-17। तो 1/4/16 से पहले के जो प्रॉफिट्स हैं ना वो कंसिडर नहीं करने हैं, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं कहलाएंगे, शैल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। और एक एक्सप्लेनेशन और भी दिया गया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब आपने अमलगमेशन देखा, अमलगमेशन में केस में क्या होता है कि जो अमलगमेटिंग कंपनी होती है उसके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, या अगर उसको कोई लॉस हुआ है वो किसका कहलाएगा, वो अमलगमेटेड कंपनी का कहलाएगा। ओ ये तो हमें पहले से ही आइडिया है, इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। नाउ देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। डिविडेंड कई टाइप के होंगे। नॉर्मल डिविडेंड होता है जो हर साल हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, राइट। तो जो डिक्लेयर किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, दैट इज़ नॉर्मल डिविडेंड, और जिसे आप फाइनल डिविडेंड भी कह सकते हैं। और ये डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर किया जाता है ना, उस साल की इनकम कहलाएगा, उस ईयर की इनकम कहलाएगा। अगर मान लीजिए डिक्लेयर किया हुआ है 2 साल पहले, अभी तक मिला नहीं है, तो ये 2 साल पहले की इनकम कहलाएगा। अगर मान लीजिए मुझे इस साल आकर मिल जाता है तो इस साल की इनकम नहीं होगी, वो पिछले 2 साल की ही इनकम होगी, राइट। डीम्ड डिविडेंड जो होता है ना, डीम्ड डिविडेंड जब एक्चुअली मिलता है, आपके हाथ में आता है, पे किया जाता है, उसी ईयर की इनकम कहलाई जाती है, ठीक है। ओके जी, ये डीम्ड डिविडेंड अभी हमने अंडर सेक्शन 222 किए हैं ना, इतने सारे पॉइंट, वही डीम्ड डिविडेंड कहलाएंगे। इंटरिम डिविडेंड होता है जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कभी भी डिक्लेयर कर लिया जाता है, वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। लेकिन ये भी उसी ईयर की इनकम माना जाएगा जब ये हमारे हाथ आएगा। जब तक ये हमें मिलता नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करना। ओके, प्लेस ऑफ एक्रूअल, डिविडेंड को एक्रू कहाँ माना जाएगा? अगर इंडियन कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में है तो इंडिया में एक्रू भी है, रिसीव भी है। और इंडिया के बाहर अगर इंडियन कंपनी से आप कर रहे हो तो एक्रूअल तो इंडिया का ही माना जाएगा क्योंकि इंडियन कंपनी है, राइट। और अगर आप फॉरेन कंपनी से ले रहे हो, अगर आप फॉरेन कंपनी का डिविडेंड ले रहे हो तो फॉरेन कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है? अगर इंडिया के अंदर है तो रिसीव बेसिस पे आपका हो जाएगा। और अगर फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो एक्रूअल भी वहाँ, रिसीव भी वहाँ। तो ओनली रेजिडेंट के केस में, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसी के केस में यहाँ पर इंडिया में टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है जी। सो अगर ऐसी फॉरेन कंपनी जो आउटसाइड इंडिया है इज़ नॉट डीम्ड टू एक्रू, माना नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तो फिर हमारे को टैक्स मतलब टैक्सेबल हो सकता है ना, अगर टैक्स लगता होगा तो। अभी फ़िलहाल हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि इनकम है या नहीं है। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे क्या कह रहा है कि जो डिविडेंड होता है इंडियन शेयर होल्डर को जो मिलता है फ्रॉम फॉरेन कंपनी। कई बार क्या होता है जब फॉरेन कंपनी से डिविडेंड लेते हो तो डिविडेंड लेते समय जो TDS कटता है हमारा, ठीक है, और वो गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। फ्रॉम फॉरेन कंपनी से आपने को डिविडेंड मिला और आपने TDS कटवा लिया, लेकिन अगर अभी तक शायद हमने क्या मतलब कंपनी ने सरकार को जमा नहीं कराया तो कोई बात नहीं है, हमारी इनकम में वो TDS मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब कोई आप इनकम अर्न करते हो तो वो जो सोर्स होता है जहाँ से इनकम जनरेट होती है वहीं पर कुछ इनकम्स का टैक्स काट लिया जाता है तुरंत ही, उसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपकी इनकम में वो TDS काट के ही अमाउंट शो किया जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ, ओके। नेक्स्ट इज़ इफ़ डिविडेंड फॉर सेवरल ईयर्स। हाँ, अगर मान लीजिए आपको 1 साल में ही पिछले 5 साल का डिविडेंड दे दिया है, कोई एरियर था डिविडेंड का, तो आपको इसी साल में 5 साल के डिविडेंड की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा या इनकम नहीं शो की जाएगी। वो इनकम उन्हीं 5 सालों की इनकम ही कहलाएगी, इस साल की इनकम नहीं कहलाएगी, ठीक है जी। अब चलते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। टैक्सेशन के लिए कुछ सेक्शन आएंगे आगे, वो हम देखते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, जो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है ना आपका, वो हमारा डोमेस्टिक कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड आपके लिए टैक्स फ्री होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें डीम्ड डिविडेंड भी आ जाते हैं। फिर आ रहा है सेकेंड नंबर पर डिविडेंड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड हमारा टैक्सेबल होता है, लेकिन ध्यान रखना आपको TDS नहीं कटवा। TDS अगर कट भी गया हो तो ग्रॉस नहीं करना। ग्रॉस का मतलब मान लीजिए मुझे 5,000
डिविडेंड मिला, 200 रुपये उन्होंने टैक्स कर लिया, मेरे को 4800 रुपये दिए, तो मेरी इनकम में 4800 रुपये ही ऐड होंगे, 5000 ऐड नहीं होंगे। यानी TDS काट के जो डिविडेंड मेरे हाथ में आया ना, नेट अमाउंट आया, वही ऐड किया जाएगा। TDS ऐड करके यानी कि 5000 ऐड नहीं करने हैं, मतलब 5000 मेरी इनकम में शो नहीं करने हैं। दूसरा कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड होता है, मैंने आपको डिस्कस किया, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड में भी टैक्स अगर आप दे चुके हो तो आपको नेट इनकम ही शो करनी है अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। फिर आ रहा है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी और ए म्यूचुअल फंड। अगर पर्टिकुलर कंपनीज़ का यूनिट्स हैं या म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने पैसे लगा रखे हैं, यूनिट्स खरीद रखे हैं, तो वहाँ से जो डिविडेंड मिलता है वो हमारा एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है, इनकम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो कंपनी है या जो म्यूचुअल फंड है, वो उस पर टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है, उससे खैर हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे होता यही है कि अगर वो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट है ना, तो कंपनी को उसके ऊपर टैक्स देना होता है। ठीक है, राइट। थर्ड नंबर पे आ रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आपने देखा होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने बात की थी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और जो है कार्ड गेम्स एंड जो भी अदर थिंग्स थी, उनके ऊपर जो भी पैसा, मान लीजिए मेरी एक लॉटरी निकली है 1 लाख की, तो मेरी इनकम में 1 लाख ऐड कर दूंगी मैं अदर सोर्सेज में। लॉटरी को ख़रीदने में, टिकट विकेट में और कुछ खर्चा पानी किया, मेरे 200 रुपये लगे हैं, तो उस 200 रुपये को मैं कंसिडर नहीं कर सकती। मतलब 1 लाख का 1 लाख ही मेरी इनकम कहलाएगी, चाहे वो कोई भी लॉटरी हो, क्रॉसवर्ड पजल हो, शर्त लगाई हो। हॉर्स रेसेस की बात करते हैं, कई बार लोग घोड़ दौड़ों पे भी शर्त लगाते हैं, घोड़ों की दौड़ों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से भी इनकम आती है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाती है, राइट। तो एक चीज़ और जो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में है, एक तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स वगैरह के बारे में, और एक हॉर्स रेसेस के बारे में। अगर इन दोनों से आपको इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा की आई है, मान लीजिए मेरी लॉटरी निकली है 1 लाख की, तो मुझे 1 लाख नहीं मिलेंगे हाथ में, मुझे 1 लाख के ऊपर 30% टैक्स काटेंगे और मेरे को 70,000 देंगे। लेकिन अगर मेरी लॉटरी निकली है जो है 5,000 की, तो मुझे 5 के 5,000 ही मिल जाएंगे। तो मैंने दोनों बातें बता दी। अगर आपकी लॉटरी या हॉर्स रेसेस या क्रॉसवर्ड पजल या गेम्स की इनकम 10,000 से कम है ना, तो आपके ऊपर कोई TDS नहीं काटा जाएगा, जो पैसा मिलेगा वही आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम आपकी जो लॉटरी निकली है वो 10,000 से फालतू की निकली है, तो आपसे टैक्स ज़रूर काटा गया होगा, जो कि 30% के रेट से होता है। इसका टैक्स का रेट 30% होता है। मान लीजिए मेरी लॉटरी निकली है 1 लाख की, तो मुझे 70,000 रुपये मिले होंगे, तो मैं मेरी इनकम में 70,000 शो नहीं करूँगी, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर हम ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं, जिसमें नेट इनकम प्लस TDS ऐड करके ना, और 1 लाख का 1 लाख लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, ये रूल है, इसमें क्यों का कोई जवाब नहीं है। देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर इनकम्स। तो आपने यहाँ ग्रॉस अमाउंट लिखना है, और जब आप एक्चुअल टैक्स दोगे ना, तब आप उस 30% की एडजस्टमेंट दिखाओगे। भाई देखो, ये टैक्स तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, वहाँ पर वो आपकी 30,000 की एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन पहले आपने 1 लाख ही दिखाने हैं, पर कंडीशन यही है कि इनकम आपकी जो लॉटरी निकली हो वो 10,000 से फालतू की निकली हो। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें आपने देखा कि डिविडेंड किसे कहते हैं, और कुछ लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल के बारे में और डिविडेंड के और रूल्स के बारे में आपने जानकारी हासिल की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।